जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको क्लास 12 के जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके जो 5वां लेसन है, कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापन। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे कि कांग्रेस से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उस सबों को क्या करेंगे, इसी वीडियो में मेंशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि कांग्रेस से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे आप उसे नहीं छोड़ पाए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो आपको कांग्रेस पर ही क्या है कि आपको आधारित है। तो आइए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि परिचय करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है ना, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ था। तो फिर आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह क्यों हुई थी। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वह था अंग्रेजों का अपने लिए सुरक्षा घेरा को क्या करना, तैयार करना। क्योंकि अंग्रेज जो था 1857 के सिपाही विद्रोह में भारतीय एकता को देख चुका था। तो इसी से वह संज्ञान लेकर क्या किया था कि अपने सुरक्षा कवच के तौर पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की, स्थापना की। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह आपको एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी जो आयरिश मूल के थे, उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे और प्रथम महासचिव थे वो आपको एओ ह्यूम थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो सदस्यों की संख्या थी उस समय, यानी कि उसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था स्थापना के समय। तो वो आपको 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था कि हिस्सा लिया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में। फिर आपका एक प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो आपका एक प्रश्न आएगा कि सर बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था, तो इसी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, और इस प्रकार से हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। फिर आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो आपको जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे, जो आपको 1888 में जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था इलाहाबाद में संपन्न हुआ था, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है। फिर कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह गाया गया था। तो वह आपको 12वें अधिवेशन में जो कि 1896 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम उसे पहली बार कब गाया गया था। तो 1896 में कहाँ गाया गया था। तो वह आपको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको रहीमतुल्ला सयानी किए थे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कांग्रेस से संबंधित जो भी इसके महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। फिर यहाँ से कांग्रेस का एक अधिवेशन जो हुआ था 1906 में कलकत्ता में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे दादा भाई नौरोजी। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो आपको कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि कब हुआ था, 1906 में, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे दादा भाई नौरोजी। हालांकि दादा भाई नौरोजी इससे पहले भी आपको 1886 में, यानी कि कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन था उसकी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। इसके अलावे एक जो अधिवेशन हुआ था आपको 1893 में लाहौर में, उसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसमें पहली बार स्वराज शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। फिर हम बात करते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन की। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि
कांग्रेस का प्रथम बार गर्म दल और नरम दल में क्या हुआ था कि विभाजन हुआ था। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको रास बिहारी बोस ने। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 1907 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो आपको रास बिहारी बोस ने। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गया, एक नरम दल और एक जो था वो आपको गर्म दल। तो गर्म दल के प्रमुख नेता में लाल बालपाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल थे। तो वहीं आपको नरम दल में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, उस समय तो महात्मा गांधी थे ही नहीं क्योंकि महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका दौरा के बाद हुआ था, फिरोज शाह मेहता, तो ये लोग जो थे वो आपको नरम दल के प्रमुख नेता थे। फिर आपसे एक और भी क्वेश्चन कांग्रेस से पूछा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के जो राष्ट्रगान है जनगण मन वह गाया गया था, तो वह आपको कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो आपको पंडित बिशन नारायण धर ने किए हुए थे। तो आपसे अगर प्रश्न किया जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो आपको कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो वह आपको पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है, लिख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ठीक है ना। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल जो थे वो आपको एक हो गए, और साथ में मुस्लिम लीग से भी क्या हो गया, समझौता हो गया। अर्थात अब भारत के स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के नरम दल, गर्म दल और मुस्लिम लीग क्या होंगे कि साथ क्या करेंगे कि अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल क्या हुआ था, एक हुआ था, और मुस्लिम लीग से भी हमारी क्या हो गई थी, समझौता हुई थी, ठीक है ना। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह कौन थी। तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या किए थे कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो आपको श्रीमती सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू 1925 में हुए कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। यानी कि भारत में जन्मी प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किए थे कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और इस प्रकार से हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, जो बाद में चलकर भारत के किसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के हुए राज्यपाल भी बने थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष बने थे वो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था 1923 में, उसमें इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो सबसे युवा अध्यक्ष अगर कांग्रेस का पूछा जाए तो वह कौन हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे अधिक दिनों तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। फिर आइए 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो आपसे कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी, मांग की गई थी। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना। फिर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो देखिए आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपको जेवी कृपलानी थे। कौन थे, जेवी कृपलानी। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो वह आपको इंदिरा गांधी थी। तो इस लेसन में हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है ना, उसकी जो सफलता असफलता है आज़ादी के बाद, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह था आपको कांग्रेस का क्या था कि बेसिक जानकारी आपके लिए था, जो आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ से अपने विषय वस्तु के क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और विषय वस्तु के आधार पर क्वेश्चन का फिर से एनालिसिस करेंगे। और खास इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि 1947 के बाद की घटना का ही ज़्यादातर हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे।
तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। देखिए क्या कह रहा है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नेहरू जी का निधन कब हुआ था। तो नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ था। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो इनके निधन के बाद इनका जो राजनीतिक उत्तराधिकारी बना वो आपको लाल बहादुर शास्त्री बने। कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने। क्योंकि आप जानते होइएगा कि कांग्रेस जो है 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव और 1962 का चुनाव जो था आम चुनाव, वह कांग्रेस कह रहे हैं यानी कि नेहरू के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण क्या हुआ था कि जीता हुआ था। लेकिन जब नेहरू की मृत्यु हो जाती है तब इसके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर क्या होता है कि मामला फंस जाता है। एक तरफ जगजीवन राम और मोरारजी देसाई जो होते हैं वह नेहरू को मतलब कि नेहरू के बदले या हम कह सकते हैं कि नेहरू का जो उत्तराधिकारी है वह बनने का प्रयास करता है। लेकिन उस समय जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज, जिन्होंने सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू का उत्तराधिकारी बनाया और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को क्या किया था कि नेहरू का उत्तराधिकारी बनाया। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से मतलब देख लेना है और कॉपी कलम लेकर बैठिए, जहाँ भी दिक्कत होगी उस पॉइंट को लिखते चलेंगे ताकि आपको बुक पढ़ने में मजा आएगा। तो देखिए वहीं कह रहा है 1 नंबर प्रश्न कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो वह आपको लाल बहादुर शास्त्री बना। तो 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपको डी हो जाएगा। 2 में नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो वह उस समय के पार्टी अध्यक्ष जो थे के कामराज, जिन्होंने नेहरू के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी है उसको चुनने में क्या किए थे कि निर्णायक भूमिका निभाए थे। तो 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। 3 में जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए कांग्रेस में जब 1969 में विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो आपको एस निजलिंगम्पा थे। कौन थे? एस निजलिंगम्पा थे। तो ये जो एस निजलिंगम्पा है ये आपको पूर्व में क्या है कि आपको लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। क्या है कि लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, यानी कि इनकी गिनती जो होती है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में होता है, ठीक है ना। ये संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है ना। और कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और एस निजलिंगम्पा को क्या कहा जाता है कि कर्नाटक के निर्माता के रूप में भी क्या किया जाता है कि जाना जाता है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि कांग्रेस के जो मतलब कांग्रेस कह रहे हैं कर्नाटक के निर्माता के तौर पर किससे जाना जाता है। तो एस निजलिंगम्पा को जाना जाता है। और एस निजलिंगम्पा कौन थे? तो यह आपको लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है ना। कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता थे, संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे और 1968 से 71 के दौरान यह कांग्रेस पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। तो वहीं 1969 में क्या हुआ था कि कांग्रेस में जब फूट पड़ी तो उस समय यह पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। और 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ने का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था? तो ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह थी वो आपको जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण थे, ठीक है ना, वो इंदिरा को सत्ता में आने से रोकने का हर संभव प्रयास किया, ठीक है ना। तो इसी को लेकर कांग्रेस जो था वो आपको 2 गुटों में क्या हो गया था कि बट गया था। चलिए तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 4 में सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था। तो देखिए सिंडिकेट पदबंध से कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण जो थे उनका क्या था? संबंध था। और ये ऐसे नेता थे सिंडिकेट के जो इंदिरा को सत्ता में आने से रोकने का हर संभव क्या किया? प्रयास किया। क्या किया? प्रयास किया। चलिए 5वां प्रश्न 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाया था। तो देखिए 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बनाया था। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पूर्व में किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो वह आपको मद्रास के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और दांडी यात्रा के दौरान क्या किए थे कि दक्षिण भारत में इन्होंने भी क्या किया था कि नमक कानून का विरोध किए हुए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके मतलब लिखते चलना है। और आपको अगर इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके क्या करेंगे? बताएंगे। 6 में युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था। तो देखिए युवा तुर्क गुट का जो अग्रणी सदस्य था वो आपको चंद्रशेखर था। क्या था? चंद्रशेखर था। तो कभी कभी आपसे क्या कर लिया जाएगा कि प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि युवा तुर्क जो है वह क्या है, इस पर थोड़ा सा क्या करें कि चर्चा करें। तो देखिए तो युवा तुर्क जो है कांग्रेस के कनिष्ठ व युवा वर्ग के नेताओं का क्या था? एक समूह था।
जिन्होंने पुराने नेतृत्व को चुनौती देकर, यानी कि जो पहले से क्या था कि कांग्रेस के जो बुजुर्ग लोग थे उनकी जो नीतियाँ थी उसको चुनौती देकर क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को संघर्ष में क्या किया था, विजय बनाया था। तो उसी को कहा गया था युवा तुर्क। और ये जो युवा तुर्क के प्रमुख जो थे वो आपको कौन थे, तो चंद्रशेखर थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है चंद्रशेखर से कि 1977 में जब जनता पार्टी का क्या हुआ था, गठन हुआ था, या 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सॉरी कांग्रेस कह रहे हैं, जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको चंद्रशेखर थे। और चंद्रशेखर को युवा तुर्क गुट का क्या कहा जाता है, अग्रणी सदस्य माना जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिखना है, ठीक है ना। चलिए 7 में 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी, तो यह आपको जगजीवन राम ने किए थे। कौन किए थे, जगजीवन राम। और याद रखिएगा कि जगजीवन राम के नाम एक खास रिकॉर्ड है कि केंद्र में सर्वाधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है वो किन के नाम है, तो जगजीवन राम के नाम है। और जगजीवन राम का जो संबंध है वो आपको बिहार से, कहाँ से है, बिहार से है। और इन्हीं की पुत्री जो थी मीरा कुमार, वे लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपको डी हो जाएगा। 8 में किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है, तो ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ये आपको 1974 से 1978 है। और यह पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसे समय से पहले क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए, तो जो भी पंचवर्षीय योजना की अवधि है उसके बारे में हम चर्चा आपको क्या है कि प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आप जाएंगे चैनल के प्ले लिस्ट में, ठीक है ना, जो कि राजनीति विज्ञान नाम से जुड़ा हुआ है। और आप जो राजनीति विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित सारे डाउटें जो है क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें एक ऑप्शन दे रहा है 8 का ए, पहली योजना जो कि 1951 से 56 में चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी 1956 से 61 था। तीसरी 1961 से 66 था। और चौथा जो था 1969 से 1974 था। और पांचवा जो है 1974 से 1978। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था, तो वह आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। चलिए 9 में 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे, तो वह आपको 352 मिले थे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया लोकसभा। तो देखिए, लोकसभा के गठन और इसके संरचना से संबंधित बातें जो है संविधान के अनुच्छेद क्या है कि आपको 81 में चर्चा किया गया है। लोकसभा को हम लोग संसद का निम्न सदन भी कहते हैं, या इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, या इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, या इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, या इसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्या होते हैं कि चुना कर आते हैं, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर अभी लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो देखिए अभी लोकसभा में सीटों की जो संख्या है 545 है, जबकि भविष्य में अधिकतम जो हो सकते हैं वो आपको 552 हो सकते हैं। और लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो आपको जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। तो 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने सीट मिले थे, तो 352। चलिए 10 में गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था, तो यह आपको 1971 के मध्यावधि चुनाव में। किस चुनाव में, 1971 के मध्यावधि चुनाव में। क्योंकि 1970 में जो राष्ट्रपति थे बीवी गिरी, उन्होंने लोकसभा को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। तब जाकर 1971 का मध्यावधि चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया था कि अपने अकेले दम पर 352 सीट लाकर क्या किया था कि अपनी सरकार बनाई थी। जैसे कि मानो वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या किया, वापस पाया, ठीक है ना। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 11 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था वो आपको इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी, जिन्हें हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है ना। और अब तक भारतीय इतिहास में एकमात्र महिला रही इंदिरा गांधी, जो आपको क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा कि मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनी हुई थी। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था और इनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दिया गया था। इंदिरा गांधी पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी वो आपको 1966 में। तो इनके जो प्रधानमंत्री
का जो पहला टर्म का कार्यकाल है वो आपको 1966 से 1977 है और फिर 1980 से 1984 है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनी थी आज़ादी के बाद, कब बनी थी? 1958 में बनी थी। इनके द्वारा जो कुछ किए गए कार्य हैं उस कार्य के बारे में भी हम जानते हैं, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले कि गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 में प्रीवी पर्स अर्थात राजाओं को मिलने वाले अधिकार को समाप्त कर दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत को जीत दिलाए। 14 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1974 में परमाणु परीक्षण करवाए। इसके अलावा 1975 में इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू कराए और अपने विरोधी दल के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता था उन्हें जेल में बंद करवा दिए। फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए। तो इंदिरा गांधी के पास बहुत सारी ऐसी क्या है उपलब्धियां हैं, जिसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया। और इनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। चलिए 12 में अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो आपको 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था आज़ादी के बाद कब हुआ था? 1969 में, और आज़ादी से पहले 1907 में। 13 नंबर प्रश्न, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग देना पड़ा था? तो देखिए, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम जो त्याग देना पड़ा था वो आपको मोरारजी देसाई को। और याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिनका संबंध जनता पार्टी से था। ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और इनके नाम एक खास रिकॉर्ड और है कि ये सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा भी एक रिकॉर्ड और है। वो रिकॉर्ड क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि संसद में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो आपको मोरारजी देसाई के पास ही है। और हमारे भारत के अभी तक के एकमात्र ये प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्मदिन जो होता है वो आपको 29 फरवरी को मनाया जाता है। तो यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से किस राजनेता का जन्म दिवस जो है 29 फरवरी को मनाया जाता है? तो वह है आपको मोरारजी देसाई। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 15 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। तो इस पर भी हमें क्या करना है कि ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, क्योंकि आपको शुरू में ही कांग्रेस के बारे में सारे चीज़ बताए थे और बताए थे कि एनी बेसेंट 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुई थी उस कलकत्ता अधिवेशन की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। और इस प्रकार से वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए 16 में, गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? तो देखिए, गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था वो आपको राम मनोहर लोहिया ने दिए थे। कौन दिए थे? राम मनोहर लोहिया ने। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि गैर कांग्रेसवाद अर्थात कहने का मतलब हुआ कांग्रेस से मुक्त जो हो, हमारा क्या हो कि शासन व्यवस्था हो, ऐसा नारा जो दिए थे वो आपको राम मनोहर लोहिया जी ने दिए थे। 17 में, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इसके एवज में विपक्षी दल जो थे उसने क्या किया था कि इंदिरा हटाओ यानी कि रिमूव इंदिरा का क्या किया था? नारा दिया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और 1971 के चुनाव में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी इसी नारे के साथ क्या हुआ था कि पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापस लौटी थी, ठीक है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 20 में, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जो संस्थापक थे वह आपको जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। और इनके नाम एक खास रिकॉर्ड है, यह केंद्र में सर्वाधिक दिनों तक मंत्री रहने का क्या है कि रिकॉर्ड है इनके पास, केंद्रीय मंत्री के रूप में। चलिए 19 नंबर प्रश्न, भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, किसके तहत? 352 के तहत क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है ना। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर भारतीय संविधान में ये जो आपात उपबंध है इसकी चर्चा कहाँ है? तो इसकी चर्चा जो है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में है।
और संविधान के भाग 12 में आपात उपबंध की चर्चा है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ किसके हाथों में निहित है? तो वह आपको राष्ट्रपति के हाथों में, किसमें है? राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लागू हुआ है? तो देखिए भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, तीसरा 1975 में आंतरिक गड़बड़ी जिसको कहेंगे अब सशस्त्र विद्रोह के कारण इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा क्या किया गया था? लगाया गया था। तो अब तक हमारे भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए गए, 1962, 1971 और 1975। फिर हम यहाँ से चर्चा करेंगे राष्ट्रपति शासन। तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या होता है? लगाया जाता है। तो यह अलग राज्यों में कई बार लग चुके हैं, ठीक है ना, अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से कई बार लगे हुए हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? तो वह आपको पंजाब में लागू हुआ था। और सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन जो था वह कहाँ लागू रहा था? तो आपको जम्मू कश्मीर में लागू रहा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि अनुच्छेद 360 जो है अब तक कितनी बार लागू हुआ है, यानी कि वित्तीय आपातकाल हमारे भारत में लागू हुआ है या नहीं हुआ है? तो देखिए अनुच्छेद 360 अभी तक हमारे भारत में अब तक लागू नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन है? तो वो आपको वित्तीय आपातकाल का है। ये जो आपात उपबंध है लिए कहाँ से गए हैं? तो ये आपको जर्मनी के वेमर संविधान से लिए गए हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं सत्य असत्य की। किसकी बात करते हैं? सत्य और असत्य। कहने का मतलब हुआ कि ट्रू और फॉल्स का। तो देखिए एक में कह रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने अपनी स्वेच्छा से नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी का चयन किया था। तो यह कथन जो है वो आपको क्या असत्य है? क्या है? असत्य है। तो देखिए ये जो के कामराज है, ठीक है ना, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन करने में क्या था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और साथ साथ कांग्रेस के जो गणमान्य पहुंचे हुए लोग थे उन सारे लोगों से क्या किया गया? सलाह लिया गया। तब जाकर उन्होंने क्या किया था कि लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना गया था। तो एक जो है वो आपको असत्य है। 2 में नेहरू के बाद शास्त्री जी तथा उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुए थे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए पहले जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, उसके बाद आपको गुलजारीलाल नंदा जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद आपको लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी के बाद पूछता तब क्या हो जाता? तो आपको मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। कौन हो जाते हैं? चौधरी चरण सिंह। फिर आपको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है ना, फिर आपको बीपीसी चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर आपको पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आपको अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आई के गुजराल, फिर एचडी देवगौड़ा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आपको मनमोहन सिंह और अभी जो है नरेंद्र मोदी। तो इन सारे चीज़ों को आप क्या करिएगा कि मतलब प्रधानमंत्री से संबंधित चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं कि बुक में देख लीजिएगा, और नहीं तो आप विकिपीडिया पे जाके भी सर्च करके सारी जानकारियाँ एकत्र कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2 जो हो जाएगा वो आपको सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 3 में इंदिरा गुट के गुप्त विरोध के कारण, ठीक है ना, देखिए इंदिरा गुट के गुप्त विरोध के कारण कांग्रेस के उम्मीदवार रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव क्या किए थे? हारे थे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के तरफ से यानी कि इंदिरा गुट के जो कांग्रेस थे उसके तरफ से बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया गया, और जो वरिष्ठ नेतागण थे उन्होंने क्या किया था कि नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया था। तो इसमें नीलम संजीवा रेड्डी की क्या हुई थी? हार हुई थी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे भारत में एकमात्र अभी तक के राष्ट्रपति हुए नीलम संजीवा रेड्डी, जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। तो ये भी उनके पास एक खास रिकॉर्ड है। तो 3 जो है बिल्कुल सत्य है। 4 में कांग्रेस के प्रभुत्व के पतन के कारण क्षेत्रीय दलों को उभरने का अवसर मिला। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस क्या हुआ था कि 1967 आते आते तक क्या हो गया था कि आपको मतलब इसकी स्थिति जो थी खराब हो चुकी थी, क्योंकि इसका सबसे पहला कारण था कि इसमें एक अच्छे नेतृत्व की क्या थी? कमी थी। क्या थी? कमी थी। तो इसी कमी का फायदा उठाकर क्षेत्रीय लोग जो थे वो आपको क्षेत्रीय दलों का क्या किया? गठन किया। क्या किया? गठन किया। तो 4 जो है वो आपको बिल्कुल क्या है? सत्य है। 5 में
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति को क्या किया, बनाए रखा। तो यह जो है आपको असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ था कि जब चुनाव हुआ था, आम चुनाव, तो उसमें आपको राजीव गांधी पूर्ण बहुमत के साथ क्या हुए थे, सत्ता में आए थे। लेकिन क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी की तरह यह प्रभुत्वशाली जो था, यानी कि प्रभुत्वशाली व्यवस्था, उसको नहीं बनाए रखा और ये बोफोर्स तोप घोटाले में फंस गए, जिससे इनकी छवि क्या हुई थी, काफ़ी ज़्यादा धूमिल हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि बीपीसी और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनने का क्या हुआ था, मौका मिला था। तब 5 जो है वो आपको असत्य है। 6 में कांग्रेस विचारधारा की दृष्टि से वामपंथी पार्टी है। देखिए क्या कर रहा है, कांग्रेस विचारधारा की दृष्टि से वामपंथी पार्टी है, इसलिए उसने 1971-72 के चुनावों में क्या किया था कि मतलब सफलता पाया था। तो यह कथन जो है वो आपको क्या है, असत्य है। क्या है? असत्य है। 1971-72 के चुनाव में इसे सत्ता में आने का जो सबसे पहला कारण था वो क्या था, तो ध्यान से सुनिए। वह था आपको 1971 के मतलब कि गरीबी हटाओ का दिया गया नारा, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो 6 कथन जो है वो आपको असत्य है। 7 में इंदिरा गांधी ने 1966 में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन करवाया था। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको शुरू में बताए थे कि इंदिरा गांधी की सरकार में मोरारजी देसाई जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। तो ये जो 7 नंबर है वो आपको सत्य है। 8 में नई कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सी सुब्रमण्यम थे। तो यह जो है आपको क्या है कि बिल्कुल सत्य है। 9 में इंदिरा सरकार ने संविधान में संशोधन किए बिना पूर्व राजाओं की मान्यता समाप्त कर दी, जिससे उनके प्रीवी कोषों पर क्या हुआ था कि विशेषाधिकारों का उन्मूलन हुआ था। तो यह कथन जो है वो आपको क्या है, असत्य है। क्या है? असत्य है। हाँ, इंदिरा गांधी ने 26वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि राजाओं को मिलने वाले विशेषाधिकार को क्या किया था कि समाप्त किया था। क्या किया था? समाप्त किया था। लेकिन क्या हुआ था कि संविधान में संशोधन किए बिना, तो यह आपको गलत है। क्या है? गलत है। संविधान में संशोधन करके उन्होंने 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में प्रीवी पर्स को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। चलिए 10 में सरकार के गरीबी हटाओ कार्यक्रम को कोई सफलता नहीं मिली। तो यह कथन गलत है, क्योंकि 1971 के गरीबी हटाओ के नारे में क्या हुआ था कि ये जो इंदिरा गांधी है वो आपको पूर्णतः सत्ता में क्या हुई थी कि वापस लौटी थी, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण बहुमत से, यानी कि कांग्रेस के जो खोई प्रतिष्ठा थी उसको वापस लेकर आई थी। तो 10 जो हो जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा, असत्य, क्योंकि 1971 के जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और तब इस चुनाव को उन्होंने क्या किया था, जीता था। अब आइए, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए क्या करा है, 1967 के आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉट का पतन हो गया था, इसके नेतृत्व का पतन हो गया, क्योंकि 1967 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव में क्या हुआ था कि आपको कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ मिलकर क्या किया था कि केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी। कई अन्य राज्यों में भी क्या था कि गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वह उसके नेतृत्व का पतन होगा। 2 में 1971 के चुनावों में कांग्रेस की विजय को डॉट लहर का परिणाम कहा गया। तो इसे इंदिरा लहर का क्या कहा गया कि आपको परिणाम कहा गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मोरारजी देसाई ने किसे गूंगी गुड़िया कहा था, तो वह आपको इंदिरा गांधी को कहा था, ठीक है ना। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा। 3 में 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली डॉट सरकार बनाई। तो देखिए 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली आपको गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। क्या बनाई थी? गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा गैर कांग्रेसी। चलिए 4 में 1967 में उत्तर प्रदेश में डॉट ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। देखिए क्या कह रहा है कि 1967 में उत्तर प्रदेश में डॉट ने क्या किया था कि आपको गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। तो वो आपको चौधरी चरण सिंह, और याद रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आपके केबीसी में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि वह व्यक्ति जो बाद में चलकर प्रधानमंत्री बना, इससे पहले 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये आपको चौधरी चरण सिंह थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। चलिए 5 में 1969 में कांग्रेस के उत्साही वामपंथियों को डॉट कहा गया था। तो देखिए इसे युवा तुर्क कहा गया था। क्या कहा गया था? युवा तुर्क। चलिए 5 नंबर प्रश्न को एक बार और सुनिए, क्या कह रहा है। 1969 में कांग्रेस के उत्साही वामपंथियों को डॉट कहा गया था, इसे युवा तुर्क कहा गया, और इसके जो अग्रणी थे वो आपको चंद्रशेखर थे। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न, 1978 में कांग्रेस में फिर फूट पड़ी। देखिए क्या कह रहा है, 1978 में कांग्रेस में फिर से क्या हुआ, फूट पड़ी। अब डॉट कांग्रेस अस्तित्व में आई। तो यह आपको इंदिरा या नई कांग्रेस जो थी
वो आपको अस्तित्व में आई थी, ठीक है ना, यानी कि इंदिरा आर जो था वो आपको अस्तित्व में आया हुआ था। तो 6 जो हो जाएगा इंदिरा या नहीं। चलिए 7 में 2004 में मनमोहन सिंह ने संयुक्त गठबंधन की सरकार बनाई थी। देखिए 2004 में क्या हुआ था कि मनमोहन सिंह के द्वारा संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन है उसकी सरकार बनी थी, यानी कि सपरंग की सरकार बनी थी। तो आपसे कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि देखिए अभी हमारे भारत में 2 ही मुख्य रूप से केंद्रीय गठबंधन है, एक जो है आपको एनडीए और एक जो है यूपीए। तो यूपीए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जबकि एनडीए का पूर्ण रूप होता है आपको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए का गठन 2004 में हुआ था, मनमोहन सिंह इसी यूपीए गठबंधन से प्रधानमंत्री बने थे, जबकि एनडीए का गठन 1998 में हुआ था और इसी गठबंधन के तहत क्या हुए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 2004 में यूपीए का गठन, ठीक है ना, और 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। 8 में गोखले ने डॉट डॉट आयोग के समक्ष भारत की दरिद्रता का चित्र पेश किया था। तो यह आपको क्या हुआ था कि बेलवी आयोग के सामने उन्होंने क्या किया था कि भारत के दरिद्रता का जो चित्र था वो पेश किया था और बताया था कि भारत के 75% जनता जो है वह मतलब कि दिन में एक बार भी क्या होता है कि भर पेट भोजन जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। भारत के गरीबी के संदर्भ में क्या होता है कि आपको दादा भाई नौरोजी ने भी बताया था, यानी कि धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारे लोग जो है भारत के दरिद्रता और यहाँ से जो निकाले जाने वाले जो धन थे उस सब पर क्या हुआ था कि मतलब प्रहार किए थे, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था, तो वह आपको कौन दिए थे, तो भारत से धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिए थे, ध्यान से सुनिएगा, वह आपको दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है ना। और उनकी एक पुस्तक थी, वह था क्या यानी कि अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 9 में 1984 में इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था, राजीव गांधी को, और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का पद मिला, ठीक है ना। लेकिन राजीव गांधी की हत्या जो थी वह आपको 1991 में कर दी गई थी तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु का एक जगह था श्री पेरुम्बर, वहीं पर इनकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको श्री राजीव गांधी थे। चलिए 10 में 1967 के चुनावों के बाद राजनीतिक डॉट की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई थी। तो राजनीतिक दल बदल की प्रक्रिया जो थी वो आपको काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर दल बदल क्या होता है। तो देखिए, तो कोई व्यक्ति, ठीक है ना, किसी एक पार्टी के मतलब कि सदस्य रहते हुए उस पार्टी के टिकट पर क्या कहता है कि चुनाव जीतता है और अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए जब वह दूसरे दलों का दामन थाम लेता है तब उसे कहा जाता है राजनीतिक दल बदल। तो भारत सरकार इस पर रोक लगाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कि भारत सरकार इस पर रोक लगाने के लिए 1985 में एक कानून बनाया था जिसे दल बदल कानून कहा गया। तो आपका एक प्रश्न आएगा कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था, तो आपको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दल बदल की जो चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद यानी कि आपको क्या कहते हैं, अनुच्छेद नहीं, दल बदल की चर्चा किस अनुसूची में है, तब आपका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। तो आइए दल बदल को थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि दल बदल इसकी जो चर्चा है संविधान के 10वीं अनुसूची में है। दल बदल 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था और यह दल बदल नियम जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो आप इन सारे चीज़ों को क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे और आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या हुई होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करेंगे, ठीक है। चर्चा करते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, नेहरू के बाद शास्त्री के चयन को किसने लोकतांत्रिक उत्तराधिकार कहकर सहारा था, तो यह आपको माइकल ब्रेकर ने कहा था, ठीक है ना। यानी कि नेहरू जी की जब मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को, तो उसके बाद क्या हुआ था कि शास्त्री जी का चयन जब के कामराज के द्वारा किया गया तब इसको लोकतांत्रिक उत्तराधिकार कहकर आपको माइकल ब्रेकर ने क्या किया था, सहारा था। चलिए 2 में किसे केंद्र के बाईं ओर झुकी पार्टी का नाम दिया गया, तो इसे आपको कांग्रेस को दिया गया। किसे दिया गया, कांग्रेस को। और कांग्रेस जो है हमारे देश की सबसे क्या है कि आपको प्राचीन पार्टी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए 3 में कांग्रेस के दामपंथी नेताओं के गुट को क्या नाम दिया गया, तो देखिए कांग्रेस के जो दामपंथी नेताओं के गुट है उसको सिंडिकेट नाम दिया गया। यानी कि कांग्रेस सिंडिकेट कहने का मतलब हुआ कि कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता है उसे कांग्रेस सिंडिकेट कहा गया। चलिए 4 में
किस सरकार ने पूर्व राजाओं के प्रीवी कोर्स व विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वह आपको इंदिरा गांधी की सरकार ने। और अभी बताए थे आपको कि संविधान में आपको 26वें संविधान संशोधन करके 1971 में राजाओं के मिलने वाले प्रीवी अधिकार था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको इंदिरा गांधी की सरकार हो जाएगा। 5वें, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी हुआ? तो देखिए 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी जो थे वो क्या हुए थे कि आपको विजयी हुए थे, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बीबी गिरी के जो उस समय प्रतिद्वंदी थे वो आपको नीलम संजीवा रेड्डी थे। तो बीबी गिरी को इंदिरा गांधी के जो कांग्रेस गुट था उसके द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया गया था। तो वहीं आपको नीलम संजीवा रेड्डी को क्या हुआ था कि कांग्रेस सिंडिकेट के जो वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता था उसके द्वारा क्या किया गया था, खड़ा किया गया था। तो इसमें जो जीत हुई थी बीबी गिरी को। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति है जिन्हें क्या है कि आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है 1975 में। चलिए 6ठा, लोकसभा में सबसे पहले विपक्ष का नेता कौन था? तो देखिए लोकसभा में सबसे पहले विपक्ष के जो नेता थे वो आपको राम सुभाग सिंह थे। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। 7 में, आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर संकट काल की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए मतलब कि आंतरिक अव्यवस्था या इसी को आप कहेंगे सशस्त्र विद्रोह। तो इसके नाम पर संकट काल की जो घोषणा की गई थी वो आपको 25 जून 1975 को। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा 25 जून 1975। चलिए 8 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस मुद्दे पर विशेष बल दिया गया? तो यह आपको गरीबी हटाओ पर क्या किया गया था, विशेष बल दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा जो था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 9 में, 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के पुराने नेतृत्व ने किसे अपना प्रत्याशी बनाया था? तो वो आपको नीलम संजीवा रेड्डी को। और नीलम संजीवा रेड्डी हमारे भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने का क्या है कि गौरव प्राप्त है। यानी कि भारत के पहले निर्विरोध चुने गए जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो आपको नीलम संजीवा रेड्डी है। और अभी तक के वो एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए 10 में, मोरारजी देसाई के मुकाबले में इंदिरा गांधी का चयन हुआ, इसमें किस नेता ने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वह पार्टी अध्यक्ष के कामराज ने निभाया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।